ठंड में रजाई बनाने वाली गरीब सास बहू। अरे ये क्या, अब ये गोरी भी दूध नहीं दे रही है। आज हम चाय कैसे पियेंगे? श्वेता अपनी गाय गोरी को देखती है। उसकी गाय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके चलते वह दूध नहीं दे पाती और वह खाली लोटा लेकर घर के अंदर आ जाती है। माँ जी, गोरी की तबीयत बहुत खराब है, वह दूध नहीं दे पा रही। अगर थोड़े पैसे हैं तो दुकान से ही दूध मंगवा लीजिए। पैसे होते तो बात ही क्या थी, पैसे ही तो नहीं है। कई दिनों से यहाँ वहाँ मजदूरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा। हमारी गरीब किस्मत पर तो ऐसे ताला लग गया है जैसे कभी खुलेगा ही नहीं। अरे कितने साल हो गए, जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन देखो जरा, यह गरीबी मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। चिंता मत करो माँ, एक ना एक दिन हमारे हालात में भी सुधार आ जाएगा। अरे कहाँ से सुधार आएगा? देख रहा है दिन प्रतिदिन कितनी ठंड होती जा रही है। तेरी गरीब माँ के पास एक स्वेटर तक नहीं है। घर में ठंड से बचने के लिए एक रजाई तक नहीं है। इससे ज्यादा और कैसे बुरे दिन देखने पड़ेंगे हमें। मैं मजदूरी करूंगा माँ, मैं पैसे कमाऊंगा और अपने घर की परेशानियों को ठीक करूंगा। प्रवीण बहुत परेशान होता है। बाहर ठंडी ठंडी सर्द हवाएं चल रही होती हैं। ना तो प्रवीण के पास कोई अच्छा स्वेटर होता है और ना ही उसने गर्म कपड़े पहने होते हैं। ठंड से बेचारा दर दर की ठोकर खाते हुए अपने लिए नौकरी ढूंढता है, लेकिन कहीं से भी उसे नौकरी की कोई उम्मीद नहीं दिखती। आखिर करूं तो क्या करूं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। मजदूरी करने जाओ तो पैसे भी नहीं मिलते हैं। हे भगवान, अब तो ही मेरी कोई मदद कर। तभी वहाँ से गांव का एक भोपाल नाम का आदमी गुजर रहा होता है। प्रवीण को परेशान देख भोपाल अपनी साइकिल को रोकता है और उससे पूछता है, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं परेशानी का समाधान निकाल सकूं। प्रवीण अपनी सभी परेशानियां, मजबूरियां भोपाल को बता देता है, जिसके चलते भोपाल प्रवीण से कहता है, देखो, शहर में बड़े बड़े कारखाने हैं, कंपनियां हैं, जहां तुम्हें बहुत सारी अपने हिसाब से नौकरियां मिल जाएंगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात कर देता हूँ। शहर जाकर तुम नौकरी करना और पैसा कमाना, तुम्हारे घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन शहर जाने तक के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। उसकी चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ, मैं तुझे शहर भेजूंगा। यह सुनकर प्रवीण बहुत खुश होता है और वह घर पर वापस आता है और अपनी माँ और अपनी पत्नी को इसके बारे में बताता है, जिसके चलते वह अपना सामान पैक करके भोपाल के साथ शहर निकल पड़ता है। उसको गए हुए शहर काफी दिन हो जाते हैं, लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं होती। एक तो यह ठंड, ऊपर से मेरा बेटा अभी तक लौट कर नहीं आया। उसने 1 रुपया भी हमें नहीं भिजवाया है। लगता है शहर जाकर शहर जैसा हो गया है। माँ जी, फिलहाल राशन का एक दाना तक नहीं है घर में। यह सुनकर दुर्गेश्वरी शांत हो जाती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। वह अपने घर की फटी पुरानी रजाई में सो जाती। तभी बड़ी जोर से आंधी आती है और उनके घर की छत भी उड़ जाती है। मुसीबतों ने तो जैसे हमें गले से लगा रखा हो। देख रही हो माँ जी, अब हमारे घर की छत भी उड़ गई। अब तो और ठंडी ठंडी हवाएं हमारे घर के अंदर आएंगी। कहीं काम ढूंढने के अलावा हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है। क्यों ना बहू हम दोनों मिलकर ही कहीं काम ढूंढ लें, जिससे कुछ पैसे आएंगे तो घर की परेशानियों को दूर कर सकेंगे। श्वेता समझदार थी, जिसके चलते वह अपनी सास की बात मान लेती है। दोनों सास बहू अपने घर की परेशानियों को देखकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन हर जगह धक्के खाने के बाद भी उन्हें कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती। आखिर में वह एक रजाई की फैक्ट्री में काम की तलाश में पहुंच जाती हैं। साहब, यहाँ कोई हम दोनों के लायक काम होगा? देखो, इस कंपनी में तो 1 हफ्ते पहले ही वैकेंसी बंद कर दी गई है। अभी तो पहले से ही अधिक औरतें कंपनी के अंदर काम कर रही हैं। जैसे ही कोई छोड़ जाएगी तो मैं तुम्हें काम के लिए बुला लूंगा। मैनेजर ऐसा कहकर उन्हें जाने के लिए बोल देता है, जिसके बाद श्वेता और दुर्गेश्वरी फैक्ट्री से निकल रही होती हैं। तभी उनकी नजर फैक्ट्री के बाहर एक कोने पर पड़ती है, जहां पर उसे फैक्ट्री की बेकार पड़ी हुई रुई दिखाई देती है। अरे सिक्योरिटी गार्ड, क्या ये रुई खराब है? हाँ, ये खराब है। अभी कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो ये सारा कूड़ा यहाँ से ले जाएगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो यह रुई हम ले जा सकते हैं। कूड़े वाली गाड़ी तो तुमसे पैसे लेती होगी, मैं ये फ्री में ले जाऊंगी और तुमसे पैसे भी नहीं मांगूंगी। हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम ही इसे ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
सिक्योरिटी गार्ड ऐसा कहता है, जिसके चलते दुर्गेश्वरी अपनी बहू श्वेता से पूछती है, अरे बहू, एक तो ठंड लग रही है, ऊपर से तू इस सिक्योरिटी गार्ड से इस कूड़े के चलते बतिया रही है। तू इस रुई का क्या करेगी? क्या नहीं कर सकती माँ जी, ये पूछिए। अरे अच्छी खासी रुई है, क्यों ना हम इससे रजाई बनाएं, और हम इससे रजाई बनाकर बाजार में बेचेंगे तो अच्छे खासे दाम पर बिक जाएगी। अरे वाह बहू, सुझाव तो बहुत अच्छा है। चल फिर उठा ले ये सारी रुई, इसमें मैं तेरी मदद करवाऊंगी। श्वेता और दुर्गेश्वरी सिक्योरिटी गार्ड से एक सफेद रंग का बोरा मांग लेती हैं और उसमें वो सारी खराब रुई भर लेती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू उस खराब रुई को अपने घर ले आती हैं। वहीं दोनों मिलकर उस खराब रुई से बहुत अच्छी और गर्म रजाई बनाती हैं, जिसके बाद वह उन रजाई को बेचने के लिए बाजार में जाती हैं। आओ आओ, हमारे पास आओ और गर्मा गर्म रजाई खरीदो। हाथों की बनी हुई एकदम बढ़िया कसी हुई गर्मा गर्म रजाई एक बार सर्दी में खरीदोगे, अगले साल तक इस्तेमाल करोगे। वाह बहू, तुझे तो बाजार में आवाज लगाना भी आता है। चल अच्छा है, इसी के चलते लोग हमारे पास तो आएंगे। लेकिन यहाँ ठंड में रजाई बेचने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ जिससे हमें ठंड कम लगे। दुर्गेश्वरी बाजार के आसपास जो भी कूड़ा कचरा होता है उसे इकट्ठा करके माचिस से जलाकर हाथ तापने की कोशिश करती है, लेकिन कूड़ा कुछ ही देर चलता और फिर बंद हो जाता। ऐसा करते करते वह ठंड में दोनों सास बहू मिलकर रजाई बेचती हैं। शाम तक उनके पास एक ही ग्राहक आता है। रजाई तो ठीक ठाक लग रही है, कितने की है ये एक? अरे भाई साहब, ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपए की है। अरे बाहर बैठकर ये रजाई बेच रही हो और दाम दुकान वाले ले रही हो। अगर 200 रुपए में दोगी तो मैं ले लूंगा, वरना अपने पास रखो अपनी रजाई। 2 दिन से कोई बोनी नहीं हुई है, इससे अच्छा है कि 200 रुपए में बेच ही दूं। ऐसा सोचकर वह रजाई प्रमोद को बेच देती है। प्रमोद उस रजाई को अपने घर लेकर जाता है और अपनी पत्नी के साथ उस रात वह रजाई ओढ़कर सो जाता है। उसे रजाई की गर्माहट बहुत पसंद आती है, जिसके चलते वो बहुत खुश होता है। वह अपने गली मोहल्ले में उस रजाई के बारे में औरों को भी बताता है। अरे प्रमोद भैया, रजाई तो तुमने बड़ी सस्ती और गर्म ले ली, कहाँ से ली है, हमें भी दिलवा दो। बनाई भी तो अच्छी है, जरा देखो आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे डिजाइन रजाई पर। हाँ सही कहा, वैसे मैं अपने बच्चों के लिए एक रजाई और लेने जा रहा हूँ। अगर आप सभी को लेनी है तो मेरे साथ चलो, मैं आपको भी दिलवा दूंगा। इस प्रकार प्रमोद अपने साथ साथ पड़ोस के लोगों को भी रजाई दिलवाने श्वेता और दुर्गेश्वरी के पास पहुंच जाता है, जहां सभी उनके हाथों की बनी हुई रजाई खरीदते हैं। इसी के चलते अब बाजार में दोनों सास बहू का अच्छा खासा नाम हो जाता है, जिसके चलते वह अच्छा खासा पैसा भी कमाती हैं। 2 दिन मुसीबतें उठाने के बाद आखिरकार हमारी रजाई बिकना शुरू हो गई। वैसे हमारी रुई खत्म हो गई है, उस फैक्ट्री में जाकर रुई भी लेकर आनी है। माँ जी, आप घर की जरूरत का सामान लेकर जाइए, मैं फैक्ट्री से रुई उठाकर लाती हूँ। इस प्रकार दोनों सास बहू फैक्ट्री से रुई लेकर आती हैं और रजाई बनाकर बेचती हैं। धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुछ ही समय बाद प्रवीण भी शहर से वापस लौट आता है। उसके पास कुछ पैसा होता है, जिसके चलते वह बाजार में एक दुकान खोल लेते हैं। अब प्रवीण अपनी पत्नी और माँ के साथ मिलकर रजाई बेचने का काम करता है। इसी के चलते उनकी मेहनत रंग लाती है, जिसके बाद वह एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ठंड सबके लिए समान नहीं। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। शीतल का संगीत चल रहा होता है, जिसे देखकर गौरी की आंखें छलछला जाती हैं। गौरी, तू रो रही है? हाँ, क्योंकि थोड़ी देर में तेरी डोली उठ जाएगी और तेरी ये गरीब सहेली अकेली रह जाएगी। पर हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी गौरी, समझी? अब रोना बंद कर, वरना मैं भी रो दूंगी। बड़े धूमधाम से शीतल की शादी शिव से हो जाती है। गौरी घर जाती है, जहाँ गरीब गिरिवर ठंड में
थरथराता हुआ चूल्हा जला रहा होता है। बाबा, मैं तो आ ही रही थी। मगर तू कब तक अपने बूढ़े बाप को रोटी बनाकर खिलाएगी बिटिया? एक दिन तुझे अपने घर जाना है। बाबा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। देख बेटी, मेरी जिंदगी का कोई ठीक ठीक भरोसा नहीं, इसलिए चाहता हूँ तू मेरे जीते जी ब्याह कर अपने ससुराल चली जा। गौरी अपने पिता के फैसले के आगे सर झुका देती है। गरीबी इतनी थी कि उसे शादी का एक जोड़ा भी नसीब नहीं हुआ। एक पुरानी सी साड़ी में ब्याह कर वो ससुराल चली आई और कल की 2 सहेलियों की किस्मत आज एकदम अलग हो गई। शीतल बड़े घर की बहू बनकर गई, जबकि गौरी एक गरीब घर में ब्याह गई। आओ गौरी, बहू, तुम्हारा स्वागत है। जानती हूँ ये घर तुम्हारे अरमानों जितना बड़ा नहीं है। गौरी ने अपने सास ससुर के पैर छुए और मुस्कुराकर कहा, माँ जी, बाबा ने कहा कि ब्याह के बाद लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है। मेरा ससुराल मेरे लिए मंदिर है। तभी आसमान में जोर जोर से बादल गरज उठे और बारिश होने लगती है। तभी सुमति को चिंता में देखकर गौरी कहती है, माँ जी, आप बारिश देखकर परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये बारिश ही तो जाड़ा बढ़ा देगा बहू, और ठंड सबके लिए एक समान जो नहीं होती। सभी सो जाते हैं, पर आधी रात एकदम से कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। नंदू ठंड से रो पड़ता है। माँ, माँ, जोर से ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ा दो ना माँ। ओह, हे राम, लगता है बाहर बर्फ गिर रही है, इसीलिए बर्फीली हवा बह रही है। बहू, अरे बड़ी बहू, बारी में से कंबल निकाल ले। जी माँ जी। माँ जी, कंबल तो चूहे ने कुतर दिया है। हे ईश्वर, एक यही तो कंबल था घर में जिससे ठंड में ओढ़कर गुजारा होता था। अरे यही उड़ा दे बहू। सभी वो फटा कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं। गौरी के हाथ पांव भी थर थर कांप रहे होते हैं, जिसे देख महेश शर्मिंदा होके कहता है, गौरी तो हमारे परिवार में नहीं है, उस बेचारी को भी सर्दी लग रही है पर बता नहीं पा रही। गौरी अपने गरीब ससुराल वालों को डबडबाई आंखों से कांपते देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शीतल अपने अमीर ससुराल के नरम बिस्तर पर रजाई ओढ़कर पड़ी थी। जहां अमीरों की ठंड बिस्तर रजाई में सुकून से बीती, वहीं गरीबों ने रात ठंड से कांपते हुए ठिठुरते जाग कर काटी। गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। ये लो जी, सूखे आलू के साथ रोटी रख दी है। अरे आपकी बुशर्ट कितनी पतली है, स्वेटर तो पहन लो, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। नहीं, ठीक है गौरी, इतनी ठंड नहीं है। तभी नंदू तबाक से बोल पड़ता है, अरे ताती, ताता के पास ना एक भी स्वेटर नहीं है, छाले फट गए। महेश, ये ले बेटा, मेरा ये स्वेटर पहन ले, मुझे तो घर में रहना है। नहीं बाबूजी, आपका बुढ़ापे का शरीर है, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है। महेश बिना स्वेटर के ही थरथराते हुए चला जाता है। जहां वो सड़क से गुजरते हुए उसे कुछ अमीर लोग बड़े बड़े मॉल में महंगी रजाई कपड़े खरीदते दिखते हैं, तो कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठे खाते पीते, वहीं कुछ गरीब भिखारी ठंड में सड़क पर ठिठुरते सुख दुख का ये नजारा देख महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिनकी जेबें भरी होती हैं, ये ठंड उनके लिए सुहाना मौसम लेकर आती है। काश कि ये ठंड हम गरीबों के लिए भी एक समान होती, तो किसी गरीब की ठंड ऐसी न बीतती। वहीं शीतल अपने आलीशान क्वार्टर के हीटर की गर्म हवा में खिड़की में से बर्फ गिरता देखकर खुश होती है। आई लव विंटर्स, ये स्नोफॉल कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी धरती ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। इतने में प्रेरणा आती है। शीतल बहू, वहाँ खिड़की पर क्यों खड़ी हो, ठंड लग जाएगी। सासू माँ, मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ काश कि पूरे साल ठंड रहती ना, ये ठंड कितनी खुशियाँ लेकर आता है। हाँ, मगर ये ठंड सभी के लिए एक समान नहीं होता शीतल बहू। हम तो आराम से यहाँ अपने बंगले में बैठे हैं, मगर उन गरीबों से जाकर पूछो जो सड़क पर इस वक्त भी ठंड में ठिठुर रहे होंगे। खैर, नाश्ते में क्या खाओगी? ठंड बढ़ गई है ना, तो
मैंने अपने और शिव के लिए मूंग दाल और गाजर का हलवा बनवाया है। तुम्हें अपने लिए कुछ अलग से बनवाना है तो जाकर नौकर को कह दो। सासू माँ, मुझे तो ठंड में गर्मा गर्म पनीर और मशरूम बड़ा पसंद है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ तापमान तेजी से घटता है और दिन रात बर्फ पड़ती है। उसी बीच बहुत ही तेज बर्फीली हवा चलती है, जिससे झोपड़ी की खिड़की टूट कर गिर जाती है और छत भी उजड़ जाते हैं। ठंड से सबका बुरा हाल हो जाता है। सभी की आंखों में आंसू थे। ये जाड़ा तो जैसे शरीर का खून जमा रहा है। पता नहीं ये ऊपर वाला ठंड का कहर हम गरीबों के घर पर ही क्यों तोड़ता है। ओह, माँ, चाची भूत लगी है। चाचा कब आएंगे? लोटी कब बनेगी? बस आते होंगे तेरे चाचा नंदू। तभी आंखों में आंसू लिए महेश थर थराते हुए कांपते हुए घर में आता है। अजी क्या हुआ? ले आया आप राशन? देखिए खिड़की भी टूट गई और छत भी। ठंड की वजह से काम बहुत मंदा है गौरी। मौसम खुलने तक कोई काम धाम नहीं है। तो फिर खाएंगे क्या? पता नहीं गौरी, भगवान हम पर ही सारे सितम क्यों ढाता है। जो ईमान बेचते हैं उन्हें तो छप्पर फाड़ के देता है, और हम जैसे गरीब लोग जो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं वो भी हमसे छीन लेता है। क्यों? आखिर क्यों? ये ठंड सबके लिए एक समान नहीं। क्यों हम गरीबों के भाग्य में ही ये ठंड का कहर, ये काटना लिखा होता है? अरे कहते हैं कि मर्द की आंखों में आंसू तभी आते हैं जब वो अंदर से टूट जाता है। महेश को रोता देखकर सभी सिसक पड़े। ऐसे ही भूखे प्यासे उनका दिन बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ, शिव, जब से हमारी शादी हुई है तुम काम में लगे हो, वो भी इतना रोमांटिक मौसम छोड़कर मेरी तरफ देखते भी नहीं। चलो ना कॉफी पीने चलते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है। बेटा जा ही रहा है ना, तो फिर ये सारे कंबल भी गाड़ी में रख कर ले जा। तू तो जानता है ना मैं हर साल गरीबों में कंबल दान करती हूँ। इस बार तू और बहू अपने हाथों से बांटना। इसके बाद शीतल अपने पति के साथ एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट आती है, जहाँ महंगी कॉफी पीते हैं। वहीं रोटी और कंबल के बिना हरिहर और सुमति का शरीर तपने लगता है और ठंड उन्हें बीमार कर बिस्तर पर पटक देती है। इस ठंड में कंबल के बिना तो मेरा गरीब परिवार जिंदा नहीं बच पाएगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, इस ठंड में तो कोई तो नेक दिल इंसान सड़क पर गरीबों में कंबल दान कर ही रहा होगा। ये सोचकर गौरी अपनी फटी झीनी साड़ी में खुद को ढके सड़क पर आती है, जहां वो एक अमीर जोड़े को कंबल और कपड़े बांटता देखकर बैठ जाती है। ये तो शीतल है, मुझे खुद को छुपाना होगा। सुनो भैया, क्या थोड़ी देर के लिए आप अपना ये कंबल मुझे दे सकते हैं? गौरी एक भिखारी से कंबल मांगकर अपना चेहरा ढक लेती है, पर शीतल उसे देख लेती है और रुहासी होकर बोलती है, गौरी तो इस हालत में? गौरी शीतल के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है और उसे सब कुछ बताती है। मेरा परिवार जिंदगी और मौत से लड़ रहा है शीतल। पिछले कई दिनों से हम गरीबी में ठंड के कहर को सह रहे हैं। अब नहीं हो पा रहा। शीतल अपने हाथों से गौरी के आंसू पोंछती है और उसे गाड़ी में बिठा लेती है, जहां झोपड़ी में आकर वो उसके बूढ़े सास ससुर जेठानी बच्चे और पति सभी को फटे पुराने कपड़ों में ठंड में ठिठुरता देखती है। इतनी ठंड में आप सभी यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? आप लोगों के तन पर एक स्वेटर तक भी नहीं, और मैं वहां खुश होकर दुआएं मांग रही थी कि पूरे साल ठंड का मौसम हो। पर आज देखा है ये ठंड एक गरीब को कितना रुलाती है। शीतल गाड़ी में से कंबल निकालकर उन सभी को ओढ़ने को देती है। तभी भूखा नंदू पूछता है, आंटी, कंबल तो आपने दे दिया, खाना कौन देगा? हमने इतने दिन से कुछ भी नहीं खाया। शीतल गौरी के घर में राशन भरवाती है और अपने पति की कंपनी में उन्हें काम दिलाती है, जिससे वो अपनी झोपड़ी ठीक करते हैं और ठंड में गर्म कपड़े, गर्म बिस्तर खरीद लाते हैं, जिससे उस गरीब परिवार का ठंड में जीना आसान हो जाता है।